चलो चैप्टर नंबर 1 करते हैं अभी। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। नाउ लेट्स सी the key roles and responsibility of the financial manager. Financial manager is responsible for making decisions which will increase the wealth of the company shareholders. अभी यहाँ पे क्या क्या होगा? However, it is also important that the financial manager considers the impact of his or her role on other stakeholders of the company, कि हमारा रोल अदर स्टेक होल्डर्स के लिए क्या है। तो अभी क्या है एग्जाम में क्या क्या एसेस किया जाएगा? स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट, फाइनेंशियल, रेगुलेटरी, एथिकल एंड एनवायरमेंटल। ठीक है। Link between strategy and managers, financial managers role. You will remember from your earlier studies that the process of strategy selection starts with the development of a mission statement. A mission statement, this is overriding purpose of the firm. ठीक है, ये इतना important नहीं है actually. फाइनेंशियल पॉलिसी मेकिंग, ठीक है, दिस इज ऑल जस्ट बेसिक नॉलेज। यहाँ पे देखो पॉलिसी फ्रेमवर्क में क्या आता है? द मिशन विल ऑल्सो प्रोवाइड द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पॉलिसी फ्रेमवर्क। द पर्पस ऑफ द फ्रेमवर्क इज टू गवर्न द वे इन विच द डिसीजंस आर टेकन। टू गवर्न द वे इन विच द डिसीजंस आर टेकन। इसके बाद द द स्पेसिफाई द क्राइटेरिया टू बी कंसिडर्ड इन द इवैल्यूएशन ऑफ द पोटेंशियल स्ट्रेटजी। कौन कौन से क्राइटेरिया को कंसिडर करना चाहिए? जैसे जैसे कि इन्फ्लेशन को कंसिडर करना है, टैक्सेशन को कंसिडर करना है, ऐसा सब चीजों को। At a board level, this framework will incorporate guidance on issues such as ethics and social responsibility as a company। हमारे कुछ ethical और social responsibility भी होती है towards the society, government, environment, etc। तो उसको भी कंसिडर करके चलना है। प्रोटेक्शन ऑफ स्टेक होल्डर्स एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ, ये सब भी आता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो हम लोग स्टार्टिंग से करते ही आ रहे हैं कि टू टेक whatever whatever decisions which are ethically right and obviously जो हमारे कंपनी, हर एक कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस करने का मेथड अलग अलग होता है। तो उसके हिसाब से हमको प्रोजेक्ट को भी इवेल्युएट करना है। सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट, द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड कॉन्सेप्ट। इसके अंदर ऑब्वियसली अगेन जैसे कि अगर हम लोग ऐसा बोलते हैं कि कंपनी यूजेस 5% प्लास्टिक इन इट्स प्रोडक्शन, तो हमको उसको 3% बनाना है आगे चल के, या 4% बनाना है। वी हैव टू रिड्यूस इट। सो दैट इज अ सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट इशू जो हमको कंसिडर कर करके चलना पड़ता है। यही सब रहता है। अभी अभी आता है फाइनेंशियल पॉलिसी। ये हमारे को मेन आएगा एग्जाम में, एपीवी एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए फाइनेंशियल पॉलिसी। इसके अंदर क्या आता है? इन्वेस्टमेंट सिलेक्शन, हमको कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए, कौन सा इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमारे लिए बेस्ट रहेगा। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, केई निकालना, केडी निकालना, वैक निकालना। डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिटेंशन, कम्युनिकेशन विद स्टेक होल्डर्स, प्ले फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो ये सारी चीजें आती है फाइनेंस फंक्शन के अंडर, ठीक है ना। अभी ये हमारा मेन है, देखो की एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। ये क्या है? इन्वेस्टमेंट सिलेक्शन एंड कैपिटल रिसोर्स एलोकेशन। कैपिटल रिसोर्स एलोकेशन ये तो बेसिक है कि हमारे हमें जो भी पैसा मिला हुआ है इन्वेस्टमेंट के रूप में फ्रॉम मे बी इक्विटी, डेट, इसको हम किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, कौन से रॉ मटेरियल में डालते हैं पैसे, कौन से वर्क इन प्रोग्रेस में डालते हैं, एंड कौन से पैकेजिंग में डालते हैं, एंड सो ऑन। फिर आता है इन्वेस्टमेंट सिलेक्शन। इन्वेस्टमेंट सिलेक्शन में क्या आता है? इन्वेस्टमेंट सिलेक्शन में बेसिकली जो चीजें आती है वो ये आती है कि जैसे हमारे पास प्रोजेक्ट ए, बी और सी है। अब ए का एनपीवी 100, बी का 200, सी का 150, तो हमें कौन सा लेना चाहिए? अब जो भी वो होगा वो एनपीवी बोलेगा कि हमें एनपीवी 200 लेना चाहिए। हाउएवर एनपीवी 200 इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया वी लुक एट। हम लोग आईआरआर, सेंसिटिविटी एनालिसिस, वो सब भी इसमें इसके अंडर कंसिडर करते हैं। फिर आता है रेजिंग फाइनेंस। हम पैसे रेज कैसे करते हैं? जो हम लोग इन्वेस्टमेंट लेने वाले हैं, क्या हमारे पास इंटरनली जनरेटेड फंड्स है या हम लोग डेट इक्विटी से लेने वाले हैं, वैसा। फिर आता है मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल को जितना कम हो सकता है उतना रखना है। देखो जितना हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बढ़ाएंगे ना, हमारा एनपीवी उतना नीचे जाता रहेगा, बिकॉज हम लोग उतना ज्यादा टाइम पीरियड, उतना ज्यादा परसेंटेज ऑफ रिस्क ले रहे होंगे।
हमारे जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे और जो हमारे शेयर होल्डर्स होंगे उन वो लोग हमसे ज्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट करेंगे इफ अवर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मोर। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल द लेसर द बेटर। फिर डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिटेंशंस, यानी कि डिविडेंड पॉलिसी, हमें कितने पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं और बाकी कितने प्रॉफिट्स हमें हमारे कंपनी में रखने हैं इन अवर रिटेन्ड अर्निंग सो दैट दे कैन बी इंक्लूडेड इन अवर इंटरनली जनरेटेड फंड्स। ठीक है। फिर आता है कम्युनिकेशन विद स्टेक होल्डर्स। नाउ व्हाट कम्स अंडर कम्युनिकेशन विद स्टेक होल्डर्स। यहाँ पे कैसा रहता है कम्युनिकेशन विद स्टेक होल्डर्स में, हमको हमारे जो भी एनपीवी आईआरआर जो सब चीजें हमने कैलकुलेट की हुई है वो सब हमें स्टेक होल्डर्स को प्रोवाइड करनी है इन प्लेन सिंपल लैंग्वेज और एज वेल एंड विद डिफरेंट क्राइटेरिया टेकन इनटू कंसिडरेशन। बिकॉज स्टेक होल्डर्स सिर्फ इक्विटी इन्वेस्टर्स नहीं होते, अलग अलग इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके पास कई के पास शायद फाइनेंशियल नॉलेज भी नहीं होती। तो ऐसे इन इन्वेस्टर्स के लिए भी हमें जो हमारे नोट्स होते हैं, जो हमारे कैलकुलेशंस होते हैं, एकदम सिंप्लीफाई करके बताने जरूरी है। फिर आता है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। ये तो बेसिक है कि हम लोग ईयर के बिगिनिंग में एक एक प्लान बनाते हैं और ईयर एंड होने के बाद देखते हैं कि यार वो प्लान हमारा वर्क किया नहीं किया, या इन्वेस्टमेंट हो जाने के बाद एक साल बाद हम चेक करते हैं, एक दो साल बाद कि अरे वो प्लान वर्क किया कि नहीं किया। और अगर नहीं किया है तो फिर वो क्या डेफिशिएंसीज थी, क्या हमारे कंपनी में वो खामियां थी जिसके वजह से हम लोग नहीं बेटर कर पाए। दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। फिर आता है रिस्क मैनेजमेंट। नाउ व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का ये मतलब वो होता है कि अभी देखो कंपनी इज फुल ऑफ वेरियस अमाउंट्स ऑफ रिस्क इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन एंड ऑल दैट स्टफ। अभी बेसिक है रिस्क मैनेजमेंट इज जस्ट अनदर रोल डन बाय फाइनेंशियल मैनेजर एंड इट इज क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि हमें रिस्क को मैनेज करना है ऑफ हॉस्टाइल, मतलब वो टेक ओवर होने दो, या रिस्क इन टर्म्स ऑफ ज्यादा कॉस्ट ऑफ कैपिटल को नहीं बढ़ाना, या किसी भी इन्वेस्टर को गुस्सा ना दिलाना, खराब फील ना करवाना। जैसे अगर हमने बहुत ज्यादा डेट ले लिया तो इक्विटी इन्वेस्टर्स नाराज हो जाएंगे, ऐसा। एफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, दिस इज अगेन क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इन्वेस्टमेंट सिलेक्शन एंड कैपिटल रिसोर्स एलोकेशन। अभी ये देखो जैसा कि मैंने बोला था, the primary goal of company is to max is should be sorry the primary goal of company should be the maximization of shareholder wealth, but any number of stakeholders may have views on the objectives of the company should pursue। अलग अलग स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे कि कई के पास गवर्नमेंट होंगी, कई के पास लोकल कम्युनिटी होंगी, फिर डेट वाले कई लोग होंगे। हर कोई इक्विटी शेयर होल्डर नहीं बन सकता ना, ऐसा, या हर कोई इक्विटी स्टेक होल्डर नहीं होगा, ऐसा। Therefore, key policy decisions need to be made. How to incorporate ethical issues, how to solve ethical issues basically। ठीक है ना। such as minimizing potential pollution or refusal to trade with unacceptable regimes। तो ऐसे ये सारी चीजें जो होती है ये गवर्नमेंट का देखती है, या एनवायरमेंटल बॉडीज देखती है, एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स देखते हैं। व्हाट इन्वेस्टमेंट अप्रेजल शुड बी यूज। देखो एनपीवी सिर्फ लेकिन नहीं चलेगा, क्या आईआरआर लिया था, क्या प्रोबेबिलिटी एनालिसिस किए गए थे, ये सारी चीजें भी देखी जाती है। फिर आता है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल रैशनिंग, हाउ आर द कंपीटिंग प्रोजेक्ट्स बीइंग इवैल्यूएटेड। जो कंपीटिंग प्रोजेक्ट्स है वो कैसे इवैल्यूएट किए जा रहे हैं, क्या क्या उस क्या उनके केस में प्रॉफिट देखे जा रहे हैं, क्या उनके केस में ऑब्जेक्टिव्स देखे जा रहे हैं, क्या उनके केस में डी टू विच गोल्स विल बी अचीव्ड। एक मिनट ना। क्या क्लोजनेस ऑफ मैच टू ऑब्जेक्टिव्स एंड डिग्री टू विच द गोल्स कैन बी अचीव। ठीक है, दिस इज ऑलमोस्ट द सेम थिंग। तो यही सारी चीजें देखी जाती है। नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स भी देखे जाते हैं, लेकिन नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स बाद में देखे जाते हैं। सबसे पहले जो प्रायोरिटी दी जाती है वो है फाइनेंशियल फैक्टर्स को ही, जैसे कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, हमारा आरओसी क्या है, ये सारी चीजों को ज्यादा महत्व दिया जाता है कभी भी। but other factors are equally as important when there are a various amount of stakeholders involved in the company। फिर मोर ऑन इन्वेस्टमेंट सिलेक्शन। अभी इन्वेस्टमेंट सिलेक्शन के ऊपर इन्होंने और ज्ञान पेला हुआ है। ये लोग क्या बोलते हैं, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कॉर्पोरेट पॉलिसी इश्यूज। इफ फॉर एग्जाम्पल, ये देखो, if, for example, a decision has been taken to pay a fair wage to all employees, regardless of the legal minimum requirement in the country,
where the business is operating. This rule must be applied to wages figure used in the project evaluation. अगर हमने ये डिसीजन लिया हुआ है कि हम लोग हमारे एम्प्लॉयज को ज्यादा वेजेस देंगे rather than the current government scheme or rather than the current wage rate in the industry as a whole, तो हम लोग को उसी वेजेस को यूज करना है हमारे पॉलिसी में। अगर हमें लगता है कि इन्फ्लेशन 7% का आने वाला है, भले ही पिछले 5 सालों में 6% का आया है, लेकिन अगर हमारा इवैल्यूएशन बोलता है कि आगे चल के 7-8% का आएगा, तो हमें 7-8% ही यूज करना चाहिए। ठीक है ना। अभी इन सब चीजों के लिए ना बहुत ज्यादा रिसर्च की जरूरत होती है। सो कंपनीज आर बाउंड टू इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इनटू सच रिसर्च एनालिस्ट एंड ऑल दैट स्टफ। ठीक है ना। फिर आता है मेथड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। नाउ देयर कैन बी वेरियस मेथड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। यहाँ पे दिया हुआ है पे बैक, यहाँ पे एआरआर दिया हुआ है, एनपीवी दिया हुआ है, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज करने के बाद जो हम कैलकुलेट करते हैं वो एनपीवी, ऐसा सब चीजें यहाँ पे दी हुई है। एनपीवी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड आफ्टर द डिस्काउंटिंग की कैश फ्लोज बाय द वे। डिस्काउंटेड कैश फ्लोज आर नथिंग बट जस्ट बेसिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, जैसे कि अगर हमारे 12% का अगर हमारा रिस्क रेट है, तो और वो हमसे और हमारे जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है वो हमसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज अभी हमने डेट ज्यादा ले लिया है, तो हमारा एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए इक्विटी शेयर होल्डर से, तो वो 12% का 13-14 होगा, ऐसा होगा। फिर आता है कैपिटल रैशनिंग। कैपिटल रैशनिंग इज नथिंग बट अगर मेरे पास 2,000 रुपए हैं और मेरे पास 3 प्रोजेक्ट्स में पैसा डालने के लिए है, और हर प्रोजेक्ट 600 600 600 मांगता है, तो मैं तीनों प्रोजेक्ट्स में पैसे डाल दूंगा। लेकिन अगर मेरे पास सिर्फ 2,000 है और एक प्रोजेक्ट 1,000 मांग रहा है और बाकी के दो 600 और 700 मांग रहे हैं, तो मैं सबसे पहले 1,000 में डालूंगा, या मैं एक्चुअली हर तीनों प्रोजेक्ट्स को ना एनालाइज करूंगा कि मुझे किसमें डालने चाहिए, किसमें कितने पैसे डालने चाहिए, और कौन सा वाला मुझे सबसे ज्यादा बेनिफिट देगा। दैट इज कैपिटल रैशनिंग। कि कम पैसे हैं और हमें कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में पैसे डालने हैं, सो दैट वी अर्न हायर अमाउंट। दैट्स इट। फिर आता है अर्निंग्स एंड डिविडेंड मेजर्स। दिस इज अगेन बेसिक, द नेम ओनली मतलब वो सजेस्ट कि कितने पैसे हम कमा पा रहे हैं एक कंपनी के अंदर, और अगर कमा पा रहे तो फिर हम लोग डिविडेंड कितना दे रहे हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को, सो दैट दे आर हैप्पी विद द फर्म। देन कम्स ईसीजी क्राइटेरिया। ईसीजी इज मतलब वो नथिंग बट जो हमने स्किल में भी पढ़ा हुआ था, इकोनॉमिक सोशल एंड गवर्नेंस फैक्टर्स को कंसिडर करना। जस्ट प्लेन रीड है ये। इकोनॉमिक सॉरी एनवायरमेंटल। एनवायरमेंट में लोग क्या बोलते हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज में इंक्लूड कॉर्पोरेट क्लाइमेट पॉलिसीज, एनर्जी यूज, वेस्ट, पोल्यूशन, नेचुरल यूसेज, नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। फिर आता है ईसीजी considerations can also help evaluate any environmental risks to company a company might face, एंड हाउ द कंपनी इज मैनेजिंग दोज रिस्क। एक कंपनी कौन से एनवायरमेंटल रिस्क के साथ गुजरती है, और वो कंपनी उन एनवायरमेंटल रिस्क को कैसे ओवरकम कर पाती है, कैसे उन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से ऊपर उठती है। दैट इज ईसीजी। फिर आता है कंसिडरेशंस में इंक्लूड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस emissions, management of toxic waste and compliance with environmental regulations। ठीक है। Then we come down to social aspects. Now, what are these social aspects? Social aspects look at company's relationship with internal and external stakeholders. Does it hold suppliers to its own ECG standards? Social aspects देखो एक मिनट। Social aspects look at company's relationship with internal and external stakeholders। अभी ये सोशल में लोग क्या हमेशा सोचते हैं कि सोशल मीन्स हाउ आर वी विद द एनवायरमेंट एंड गवर्नमेंट एंड द लोकल कम्युनिटीज। इट्स नॉट जस्ट दैट। सोशल एस्पेक्ट के अंदर हाउ आर our relationship with our employees, how are our relationship with our customers, how are our relationship with the environmental groups और द लोकल कम्युनिटीज। ये सारी चीजें ईसीजी के सोशल एस्पेक्ट के अंडर आती है, और ये एंड ऑल ऑफ दीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं गवर्नेंस। अभी गवर्नेंस के अंदर क्या आता है, ईसीजी गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स एंश्योर अ कंपनी यूजेस एक्यूरेट एंड ट्रांसपेरेंट अकाउंटिंग मेथड्स, pursues integrity and diversity in in selecting its leadership, and is accountable to shareholders। ठीक है। ईसीजी गवर्नेंस स्ट्रेटेजी क्या बोलती है कि हमारा जो अकाउंटिंग मेथड्स है आर दोज फेयर एंड स्क्वायर। बेसिकली जो एथिकल एस्पेक्ट्स जो आज आ जाते हैं ना,
वो सारे इस गवर्नेंस के क्राइटेरिया में कंसिडर किए जाते हैं. ECG investors may require assurances that companies avoid conflicts of interest in their choice of board members and senior executives, don't use political contributions to obtain preferential treatment, or engage in legal conduct. This is what ECG investors may require assurances to companies. ये बेसिकली यही किया जाता है, इसके लिए किया जाता है कि हम लोग हमारे इन्वेस्टर्स को बता पाए फेयर एंड स्क्वायर कि भाई हमारे जो डायरेक्टर्स है वो लोग कोई फायदा नहीं उठा रहे कंपनी कंपनी पॉलिसीज का, जानबूझ के ज्यादा पैसे कमाने के लिए. हम जो भी कर रहे हैं एथिकल बाउंड्रीज के अंदर ही कर रहे हैं ऐसा. अब आगे, conflict between ECG criteria and financial performance. Adopting ECG principles means that corporate strategy focuses on three pillars of environment, social, and governance. This means taking measures to lower pollution, CO2 output, and reduce waste. It also means having a diverse and inclusive workforce at the entry level and all the way up to the board of directors. ठीक है ना. अभी आगे, अचीविंग सक्सेस इन ऑल थ्री ऑफ द ECG criteria as well as achieving good financial returns is a difficult balancing act. एक मिनट, अचीविंग सक्सेस इन ऑल थ्री ECG criteria, ध्यान से पढ़ना. सारे के सारे तीनों ECG क्राइटेरियाज में सक्सेस अचीव कर पाना एक बहुत ही मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट है. एंड ऑल्सो द फैक्ट कि अगर हम लोग एनवायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस इनके ऊपर सबसे ज्यादा काम करते रहे तो कहीं ना कहीं हमारा प्रॉफिट्स में से ध्यान हटना चालू हो सकता है. सो हमें इनके ऊपर फोकस करना है, बट ओनली आफ्टर द फैक्ट दैट हम हमारे शेयर होल्डर्स के वेल्थ वाले क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ को फुलफिल करते हैं. बिकॉज otherwise this process is very time consuming and will take up most of the cost. कई बार जैसे I still remember there was this one episode of one web series जहाँ पे क्या हो जाता है कि this one character environment के बारे में बहुत ज्यादा मतलब वो driven रहता है, which तो बोलते हैं कि company's profits are $5 billion, but the environmental cost which the papers that we should be using or the plastic that we should be using should be so environment friendly and all that stuff कि उसका cost 5 मतलब 50 billion के आसपास है. That is wrong. When making decisions on new projects, strategies, financial managers have to make judgments on how to balance the competing financial and ECG issues. There is more detail later on this. वो ठीक है. Next, behavioral finance. What is behavioral finance? Conventional financial management is based on the assumption that markets are efficient and that investors behave in ways that are logical and rational. Now, what does this mean? Conventional financial management is based on the assumption that markets are efficient. Markets are efficient means that every single individual in the market has the same amount of information that the other has. That means there is no signature or there is no symbol of insider trading happening, and thus every single investor, every single person who wants to invest in the company has the same information. कन्वेंशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस assumption पे हमेशा वर्क करता था. ठीक है. अभी efficient market hypothesis. Now, what does this mean? See, the EMH, that means ethical market hypothesis, states that security prices fully and fairly reflect all relevant information. ये देखो, fully reflect all the relevant information. This means that it is not possible to consistently outperform the market by using any information that the market already knows except through luck. इसलिए बोलते हैं कि शेयर मार्केट लक का गेम है, because everyone has the same amount of information as the other has. However, in real life that is not the case, because insider trading does happen in the real world, right? फिर the idea is that new information is quickly and efficiently incorporated into asset prices at any point in time, so that old information cannot be used to predict future price movements. Now we move ahead. Behavioral finance. Despite the evidence in support of the efficient markets theory, some events seem to contradict it, such as significant share price volatility and boom/crash patterns. For example, the stock market crash
October 1987, where most stock exchanges crashed at the same time. So this is basically बाहर की यूके कंपनी के स्टॉक मार्केट का एग्जाम्पल है, यूके स्टॉक मार्केट का एग्जाम्पल है ये। support efficient with there is some when seem contradict अभी डिस्पाइट देयर आर एविडेंस कि हाँ भाई चल रहा है सही, सब कुछ सही चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग फेयर एंड स्क्वायर, कोई पूरा होगा, पूरे मार्केट के सारे एम्प्लॉयज के पास सेम इंफॉर्मेशन है जो हमारे पास है। इसके बावजूद कई बार क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाता है। इसके बावजूद कई बार ऐसा हो जाता है कि शेयर प्राइसेस एक पर्टिकुलर कंपनी के बहुत ज्यादा अचानक से मतलब बूम हो जाते हैं और बहुत सारे लोगों को प्रॉफिट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं आउट ऑफ नोवेयर। तो ऐसे सारी चीजें, ठीक है ना। फिर की कॉन्सेप्ट ऑफ बिहेवियरल फाइनेंस, और दीज आर जस्ट कॉन्सेप्ट्स। एक होता है एंकरिंग। एंकरिंग क्या होता है, इन्वेस्टर्स हैव अ टेंडेंसी टू अटैच और एंकर देयर थॉट्स to a reference point, even though it may have no logical relevance to the decision on hand. For example, investors are often attracted to buy shares whose prices has fallen considerably because they compare the current price to the previous high. So this is anchoring role। ये चीज हर कोई इन्वेस्टर करता है। इवन आई व्हेन आई एम इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट, ये सेम थ्योरी को फॉलो करता हूँ कि अगर शेयर मार्केट 2 साल पहले इसी शेयर का प्राइस, या 1 साल पहले अगर इस शेयर का प्राइस 2000 था, ठीक है, और आज अगर इस शेयर का प्राइस से 1100 है, तो इसका ये मतलब हुआ कि इस शेयर के अंदर वो कैपेसिटी है कि ये 2000 तक जा सकता है। क्योंकि ये 1-2 साल पहले 2000 तक गया था। तो अगर ये 2 साल पहले 2000 तक गया था, तो क्या 2 साल बाद सेम मार्केट कंडीशंस आने के कोई चांसेस है? अगर है तो इसका मतलब है कि दिस शेयर प्राइस और दिस शेयर हैज द पोटेंशियल टू रीच 2000 अगेन, सो पीपल विल इन्वेस्ट। गैम्बलर्स फेलेसी। Investors have a tendency to believe that the probability of a future outcome changes because the occurrence of the various past outcomes. For example, if the value of the share has risen for 7 consecutive days, some investors might sell the shares, believing that the share price is more likely to fall on the next day. This is not necessarily the case. Gambler's fallacy is basically like a law of averages, that if the share price has been moving upwards for 7 days, that means it is going to crash on the 8th day. Like there is this one theory, अगर टॉस हो रहा है, राइट, अगर वो टॉस हो रहा है, तो वो टॉस अगर 8 बार हेड्स आया है, या अगर 10 बार हेड्स आया है, 11 बार हेड्स आया है, तो 12वीं बार शायद टेल्स ही आएगा ना, बिकॉज लाइक मोस्टली मोस्टली तो डॉट मतलब वही आएगा ना, वो टेल्स ही आएगा। ऐसा कई बार वो एक तरीके की थिंकिंग रहती है लोगों की। या लाइक अगर क्रिकेट है तो उसमें से ऐसे वो ड्रीम इलेवन में लोग टीम बनाते हैं, तो वहां पर अगर एक प्लेयर हैज बीन परफॉर्मिंग कंसिस्टेंटली, सो दैट मींस इन द नेक्स्ट गेम ही इज नॉट गोइंग टू परफॉर्म। Herd behavior. Herd behavior is the most common behavior. This is the tendency for individuals to mimic the actions, rational or irrational, of a larger group. अगर सब लोग बोल रहे हैं हाँ अडानी में मतलब पैसे डालो, तो सब लोग अडानी में पैसे डालना स्टार्ट कर देते हैं विदाउट इवन थिंकिंग दैट अडानी हैज नाउ रीच्ड इट्स ऑल टाइम हाई, सो इट माइट गो डाउन। लाइक कई बार लोग इतना नहीं सोचते कि अरे अभी सब लोग बोल रहे हैं सीए करो, तो फिर सब लोग सीए करते हैं। सो दिस इज व्हाट पीपल डू। दिस इज लाइक पीयर प्रेशर काइंड ऑफ अ थिंग, कि अगर मेरे 4 दोस्तों ने इसमें मतलब पैसे डाले तो मैं भी डाल देता हूँ, ऐसा। द फर्स्ट इज द सोशल प्रेशर ऑफ द कम एक मिनट द फर्स्ट इज द सोशल प्रेशर ऑफ conformity. Most people are very sociable. Okay, I didn't know it was a word. Very sociable and have a natural desire to be accepted by a group. The second is the second is the common rationale that it's unlikely that such a large group could be wrong. एक और कॉन्सेप्ट मतलब रहता है, एक होता है सोशल प्रेशर की अगर सब लोग पैसे डाले तो फिर मतलब मैं भी डाल देता हूँ, वरना सब लोग का फायदा होगा और मतलब मेरा ही नहीं होगा। और सेकंड ये भी रहता है कि यार अगर इतने सारे लोग डाल रहे हैं, इतने सारे लोग बोल रहे हैं, तो इतने सारे लोग साथ में थोड़ी ना गलत बोल सकते हैं, वैसा। फिर आता है ओवर रिएक्शन एंड अवेलेबिलिटी बायस। अकॉर्डिंग टू ईएमएस क्या था, एक मिनट ना, दिस वाज efficient market hypothesis. According to efficient market hypothesis, new information should
more or less be reflected instantly in a securities price. New information जो भी आ रही है, that should be reflected more or less instantly in the securities price. For example, good news should raise a business share price accordingly. Reality, however, tends to contradict this theory. Often, participants in the stock market predictably overreact to new information, creating a larger than appropriate effect on securities price. ये बहुत कम होता है आजकल, ओवर रिएक्शन एंड अवेलेबिलिटी बायस. दिस इज बेसिकली कि अगर मेरे को अभी नई इंफॉर्मेशन मिली है कि टाटा का शेयर ऊपर जाने वाला है, तो मैं बहुत सारे टाटा के शेयर साथ में ले लूंगा और सिर्फ मैं ही लूंगा. तो क्या हो जाएगा कि अरे बहुत सारे टाटा के शेयर्स बिक गए, तो शेयर प्राइसेस अगेन मतलब गोइंग अप ओनली. कि अरे बहुत सारे लोग, क्योंकि इफ वन पर्सन इज बाइंग से 5 शेयर्स तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, बट देयर इज एन ओवर रिएक्शन. बिकॉज अभी टाटा का नाम न्यूज पेपर्स वगैरह में मतलब बहुत ज्यादा आ रहा है. सो पीपल टेंड टू बाय अ लॉट ऑफ शेयर्स, and large group of people buy these large amount of shares, because of which the share price goes keeps on going up. एंड then सडनली कोई बड़ा इन्वेस्टर पैसे पैसे मतलब निकाल लेता है, तो फिर सब लोग मतलब फिर वो डूब जाते हैं ऐसा. फिर कंफर्मेशन बायस. कंफर्मेशन बायस क्या है? जैसे कि कई बार क्या हो जाता है ना कि इफ आई आस्क अ फ्रेंड, ठीक है, कि इफ आई आस्क अ फ्रेंड कि यार शुड आई बाय दिस शेयर, तो बोलते हैं, हाँ हाँ बाय करी करी करी, बट व्हाई? लाइक व्हाट इज द बेसिस ऑन विच यू आर मतलब वो टेलिंग मी टू बाय दिस शेयर. फिर वो एक दो मतलब वो रीजंस दे देता है, एंड आई एम सोल्ड ऑन इट, कि हाँ इसने मतलब ये बोला तो मतलब बराबर ही बोला है. बट वो गलत है सही है वो क्या है, मतलब वॉज माई कंफर्मिंग द information with that person right or wrong. तो ये देखो, it can be difficult to encounter something or someone without having a perceived opinion. This first impression can be hard to shake, because people also tend to selectively filter and pay more attention to information that supports their opinions while ignoring or rationalizing the rest. This type of selective thinking is often referred to as confirmation bias. In investing, the confirmation bias suggests that an investor would be more likely to look for information. एक मिनट ना, ये देखो, ये ध्यान देना. In investing, the confirmation bias says that an investor would be more likely to look for information that supports his or her original idea about the investment rather than seek out information that contradict it. कई बार होता है ना, लाइक वी आस्क अवर प्रोफेसर और द टीचर कि यार मैं इस सब्जेक्ट में पास हो जाऊंगा ना सर, या हो जाऊंगा ना. सो दैट इज लाइक यू आर जस्ट ट्राइंग टू मतलब वो लिसन टू द आंसर दैट मतलब यू वांट टू हियर. सो दिस इज व्हाट दिस कंफर्मेशन बायस मींस, कि हम लोग उसी इंसान के पास जाते हैं हमारी प्रॉब्लम लेके, जिसके मतलब जिससे हमें वो वाला पर्टिकुलर सोल्यूशन ही मतलब वो सुनना रहता है ऐसा. As a result, this bias can often result in faulty decision making, because one-sided information tends to skew an investor's frame of reference, leaving them with an incomplete picture of the situation, or yeah, of the entire situation ऐसा. फिर हैंडसाइड बायस एंड ओवर कॉन्फिडेंस. ये तो बाय नेम बाय नेम इटसेल्फ हमको पता चल जाता है. ओवर कॉन्फिडेंस तो ठीक है, हैंडसाइड एक बार पढ़ लेते हैं. हैंडसाइड बायस occurs in situations where a person believes after the fact that onset of some past event was predictable and completely obvious, whereas in fact the event could not have been reasonably predicted. कई बार क्या हो जाता है कि हम लोग ऐसा बोल देते हैं कि इस बंदे की विकेट गिर जाएगी क्योंकि इस बंदे ने लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर को लाया है, या इस बंदे की, या फिर ये बंदा अभी सिक्स मारेगा. एंड वी थिंक कि ओ इस बंदे ने एक्चुअली सिक्स मारा, या इस बंदे की एक्चुअली विकेट गई जो मैंने लिटरली 2 बॉल पहले मतलब बोला था. But that was like the most obvious thing that was going to happen. शायद पावर प्ले मतलब वो चल रहा था, या द अदर बैट्समैन वाज वीक टू द अदर बॉलर, और ये बस हमने मतलब एक तरीके से मतलब वो तुक्का मारा, एंड वो चीज मतलब वो सही हो गई. एंड नाउ वी थिंक कि ओ मतलब जस्ट लाइक वी आर द बेस्ट, कि हमने बोला कि ये शेयर प्राइस ऊपर जाएगा तो मतलब वो जाएगा, या
हमने बोला वो चीज नीचे आएगी शेयर प्राइस की, तो वो आएगी। सो वी थिंक दैट वी आर डूइंग द राइट थिंग। एंड व्हाट हैपेंस, मतलब बिकॉज ऑफ दिस, कि अगर हमको एक बार वो हैंग मिल गया कि अरे मैं तो सही बोल रहा हूँ, जो मैं बोलता हूँ वही होता है, एंड वी स्टार्ट इन्वेस्टिंग मोर एंड मोर एंड मोर, और वी स्टार्ट मतलब वो रिमूविंग द शेयर्स फ्रॉम द मार्केट प्रीटी अर्ली, और हमको पता चल जाता है कि अरे यार हमने बहुत जल्दी निकाल लिया, शेयर का प्राइस और ऊपर चला गया, या हमने बहुत बहुत गलत इन्वेस्टमेंट्स कर लिए, हमारा बस एक सही चला गया तो हमने और पांच डाल दिए, लेकिन अब शेयर का प्राइस नीचे चला गया। सो हैंडसेट बायस गिव्स राइज टू ओवर कॉन्फिडेंस। इस तरीके से मैं इस चीज को ज्यादा रखना मतलब प्रेफर करूंगा, है ना।